हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। साथियों, आज है 24 अक्टूबर को होता है विश्व पोलियो दिवस और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस का स्थापना दिवस। आज ही के दिन 1945 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हुआ था। खैर, आज के दिन की करंट अफेयर से हम लोग बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी के बारे में। आज क्वेश्चन ज़्यादा हैं, वीडियो लंबी हो सकती है तो इन तक देखना, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। चलिए, सबसे पहले कल का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 20 अक्टूबर को 5 साल में एक बार मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का सर्वोच्च सम्मान मिला। दक्षिण कोरिया और भारत के बीच में कोरिया के बुसान में पहली बार नौसैन्य अभ्यास हुआ है, इन रोकन के नाम से, या कहें इंडियन नेवी और रिपब्लिक ऑफ कोरियन नेवी के बीच में। ठीक है ना। इसके अलावा पेंशन और पेंशन भोगियों के कल्याण विभाग के द्वारा महीने में चौथा राष्ट्रव्यापी डिजिटल अभियान शुरू किया जाएगा और ये महीना होगा नवंबर का। और भारत को कंसर्न वर्ल्ड लाइफ और वर्ल्ड हंगर हेल्थ की रिपोर्ट में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत स्थान 102वां पाया है। भारत को स्कोर मिला है 25.8 का। भारत भुखमरी की गंभीर श्रेणी में अभी भी है। 8,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर फतह करने वाले पहले भारतीय बन गए भरत थम्मिनेनी, आंध्र प्रदेश के हैं। और AR रहमान ने अपना प्रोजेक्ट स्ट्रीकेट माउंटेन के लिए गूगल क्लाउड के साथ समझौता किया है। अक्टूबर 2025 में हुंडई इंडिया का पहला भारतीय MD और CEO बना तरुण गर्ग बनाए गए। मणिपुर ने अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल को हरा करके 1-0 से 30वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। इसे राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी भी कहते हैं। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये चंडीगढ़ में आयोजित हुआ। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से। आपने इसका रिवीजन किया। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। दिवाली धमाका ऑफर आज के लिए लाइव है, तो आज इसका आप फायदा उठा सकते हैं रात में 12 बजे तक। ठीक है, इसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगी। आप अभी MZT ऐप पर जाकर के इन सभी कोर्सेज को या हमारी जो ई-बुक्स हैं उनको एक्सेस कर पाएंगे, खरीद पाएंगे बहुत ही कम प्राइस में, 70% और 84% के डिस्काउंट पर। MZT ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से ले सकते हैं। बाकी PDF आपको टेलीग्राम पर भी दे दी जाती है, तो PDF डेली करंट अफेयर की आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? नेशनल पुलिस मेमोरियल डे या पुलिस स्मृति दिवस, ये साथियों 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप देखिए PIB का ये आर्टिकल है। 21 अक्टूबर को पुलिस कॉमेमोरेशन डे मनाया गया। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर जाकर के उन शहीद पुलिसकर्मियों को याद किया, साथ ही साथ श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। ये दिवस 1959 की याद में मनाया जाता है। 1959 में क्या हुआ था ना कि लद्दाख में हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चाइना ने अचानक से अटैक कर दिया था 20 भारतीय सैनिकों पर, और इसमें 10 भारतीय सैनिक मारे गए थे और उसी टाइम पर 7 कैद भी हो गए थे। तो उन पुलिसकर्मियों की याद में ये पुलिसकर्मी स्मृति दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है। ठीक है, तो 21 अक्टूबर याद रखना, पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं। बाकी ये दिवस का रिवीजन मैंने कल कराया था, तो आज मैं नहीं कराऊंगा, आज मैं आगे बढ़ूंगा। हाल ही में स्लोवेनिया के किस शहर को 2025 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया? तो स्लोवेनिया एक देश है, एक यूरोपियन देश है, बहुत ही छोटी सी कंट्री है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको मैप में। तो इसका एक शहर है, नाम है ब्लेड। तो ब्लेड शहर जो है इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है। आप देखिए यहाँ पर UN के द्वारा ये नॉमिनेट किया गया है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। UN नेम्स स्लोवेनिया टाउन ऑफ ब्लेड बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ 2025। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लेड नाम है इस सिटी का, ठीक है। तो ये अपने अद्भुत झील, द्वीप, चर्च और पहाड़ पर स्थित महल के लिए जाना जाता है, उसके लिए फेमस है। स्लोवेनिया का ये चौथा गांव बन गया है जो इस लिस्ट में है। इससे पहले सोलकावा, राडोवल्जिका और बोहिंज इस लिस्ट में ऑलरेडी है। ठीक है, अब आप बात करते हैं कहाँ पर है स्लोवेनिया। तो अगर आप यूरोप के मैप में देखोगे ना, तो यूरोप के मैप में आपको यहाँ पर इटली दिखेगा। इटली को तो जरूर पहचाना करो, है ना। ये इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। क्यों? जैसे भारत में आप देखो कि निचला हिस्सा प्रायद्वीपीय है, प्रायद्वीपीय मतलब कि 3 तरफ से जल से घिरा। ऐसे इटली में भी आप देखोगे निचला हिस्सा जो है ये प्रायद्वीपीय है, तो ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है।
और बाकी भारत से तो रिश्ते हैं ही, आप जानते ही हो बहुत पुराने समय से। स्विट्जरलैंड ऊपर दिखेगा आपको, इधर दिखेगा आपको, इधर फ्रांस लियोन, लेकिन आपको इटली के इस साइड आना है, मतलब कि पूर्वी साइड में आना है। तो यहाँ पर आपको स्लोवेनिया दिखेगा, छोटा सा कंट्री है, बस इतना ही इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। नीचे क्रोएशिया है, ऊपर ऑस्ट्रिया है, इधर हंगरी मिल जाएगा और इधर मिल जाएगा आपको यूक्रेन, जहां पर हो रही है अभी युद्ध चल रहा है, ठीक है ना, रसिया यूक्रेन का। चलिए आगे देखते हैं। माइकल रेंड्रियानरिना ये किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अभी हाल ही में माइकल रेंड्रियानरिना को मेडागास्कर का नया राष्ट्रपति चुना गया है। चुना क्या गया है, मतलब ये बन गए हैं, है ना। ये सेना के प्रमुख थे, ये सेना के प्रमुख थे, मेडागास्कर के मिलिट्री लीडर थे, और इन्होंने थैंक्स भी किया है जेनजी को। देखो अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जेनजी का प्रोटेस्ट एक और देश में चल रहा है। नेपाल के बाद कई ऐसे देश हुए जिसमें समय समय पर जेनजी प्रोटेस्ट हुए, नेपाल के ही तर्ज पर। कुछ सक्सेस रहे, कुछ दबा दिए गए। मेडागास्कर वाला सक्सेस रहा। मेडागास्कर में वहाँ के जेनजी के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया और सत्ता परिवर्तित कर दिया गया, और सत्ता परिवर्तित हुआ, फिर मिलिट्री ने अपने हाथ में कब्जा लिया। मिलिट्री के जो लीडर थे ये कर्नल माइकल निरना, इन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति बता दिया, और अब सैन्य तख्ता पलट कंफर्म हो गया है, ये राष्ट्रपति पद हासिल कर चुके हैं। यहाँ के जो अभी तक राष्ट्रपति थे एंड्री रोजुएल्ना, ये अब विरोध प्रदर्शन के बाद अपना सत्ता गंवा चुके हैं। खैर जेनजी क्या है इसको समझ लो। देखो जेनजी जो है इसका मतलब जनरेशन जी। जनरेशन जी जो व्यक्ति, जो बच्चे जो हैं 1997 के बाद से और 2013 के पहले से पैदा हुए हैं, उन्हें जेनजी कहते हैं। इसके बाद जेन अल्फा है, 2013 से लेकर 2025 तक पैदा हुए। फिर 2025 से लेकर 2033 तक जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें बीटा जनरेशन कहा जाएगा, ठीक है। तो अभी अल्फा जनरेशन, जेनजी या जेड जनरेशन, या इससे पहले मिलेनियम वाले रहा करते थे, ठीक है ना। चलिए तो आप में से आप बताइए कि आप किस कैटेगरी में है, मिलेनियम में है, जेनजी में है, या अल्फा जनरेशन। अल्फा जनरेशन कितना ही हो गई। खैर 2 साल तक शासन कर सकते हैं अभी ये कहा जा रहा है, लेकिन क्या पता ये भी निकल जाए मोहम्मद यूनुस की तरह। जैसे बांग्लादेश में उन्होंने कहा कि जैसे हम आएंगे 6 महीने के अंदर चुनाव कराएंगे, अभी तक बांग्लादेश में चुनाव नहीं हुआ। खैर अब मेडागास्कर की इस घटना को देखते हुए अफ्रीकन यूनियन ने एक फैसला लिया कि मेडागास्कर को अफ्रीकन यूनियन से ही हटा दिया। अब अफ्रीकन यूनियन क्या है? अफ्रीकन यूनियन अफ्रीकी देशों का एक संगठन, जैसे यूरोपियन यूनियन है ना, यूरोप के देशों का एक संगठन है, तो उसमें यूरोप के लगभग सारे देश शामिल है। अभी ब्रिटेन एग्जिट हो गया था, ऐसे अफ्रीकन यूनियन भी इसमें लगभग सारे देश अफ्रीका के हैं। अभी मेडागास्कर को निकाल दिया गया है इस घटना को देखते हुए। अगर आपको याद आ रहा हो एक चीज, तो अफ्रीकन यूनियन को ही तो हम लोगों ने 2023 में जब G20 होस्ट किया था भारत ने, तब क्या किया था, हमने इसको G20 में ऐड कर दिया था। तो ये G20+1 या कहें G21 हो गया था। आज के टाइम पर G21 में या कहें G20 जिसे भी कहते हो पॉपुलर नेम है, उसमें 19 देश हैं जो कि कंट्री हैं, 2 संगठन है, एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन किस समिट में ऐड किया गया, तो आप बताओगे दिल्ली के समिट में, या कहें भारत ने जब मेजबानी की थी तब 18वें G20 2023 में, ठीक है जी, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। मेडागास्कर आप देखोगे तो आप जैसे देखिए ये रहा अपना प्यारा भारत, आप इधर देखोगे ये अफ्रीका है, अफ्रीका या और अफ्रीका से अलग हुआ और भारत से यहाँ पर दक्षिण में आपको दिख जाएगा एक देश, यही है मेडागास्कर, अलग थलग पड़ा हुआ, ठीक है ना। मेडागास्कर के बगल में ही मॉरिशस दिखेगा, सेशल दिखेगा, यहाँ पर मालदीव दिखेगा। आप देखोगे अमूमन गूगल मैप में ये नाम नहीं दिखे रहते जब तक जूम ना करो, लेकिन मैपल्स की खूबी है, देखिए यहाँ पर मालदीव, सेशल्स और मॉरिशस ये सब भी नाम लिख ही दिया गया है, भले से मैप में स्पेस नहीं दिख रहा है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका आयोजन राजस्थान में किया जाएगा। ये राजस्थान में 24 नवंबर से शुरू होगा, यानी अगले महीने शुरू होगा, और ये चलेगा दिसंबर 5 तक, यानी 5 दिसंबर तक आयोजित होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, मतलब इसमें यूनिवर्सिटीज़ हिस्सा लेती हैं, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं, खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे इंडिया भर से 5000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और राजस्थान के 7 शहरों में 7 सिटीज़ ऑफ राजस्थान में ये आयोजित होने जा रहा है।
ठीक है, तो इस बार इसका 5वां संस्करण है। याद रखना, इसमें टोटल 23 जो होंगे वो मेडल स्पोर्ट्स होंगे और एक प्रदर्शन खेल होगा, एक जो होगा वो डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट होगा जिसका नाम है खो खो। यही लाइन आपको पूछी जाएगी, है ना। आप ढूंढ डालोगे इंडिया में जो भी डेली करंट अफेयर जहाँ भी आप पढ़ रहे होगे, ढूंढ डालोगे, इतना डिटेल कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। वीडियो देर से मैं भले लाता हूँ लेकिन कंटेंट आपका नहीं छोड़ता हूँ। कारण इसका ये है कि मेरा ये मानना होता है सिर्फ अब भार नहीं उतारना है कि आज सुबह हो गई बस सुबह सुबह अपलोड कर दो, भार उतर जाए इसका, नहीं। लेट लग जाए, घंटा चलेगा, लेकिन कंटेंट आपको सारे फैक्ट्स के साथ रहे, जो भी चीज़ें मिले। आप ये याद रखना, 23 पदक इसमें खेल होंगे और एक प्रदर्शन खेल होगा जिसका नाम है खो खो। यही लाइन आपसे पूछी जाएगी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से, इसको लिख कर ले लेना, ये पूछा जाएगा आपसे। तो इस बार कौन कौन सा नया गेम शामिल हो रहा है ये भी पूछा जाएगा। तो इस बार इसमें पहली बार वॉलीबॉल, कैनोइंग, कयाकिंग और साइकिलिंग भी शामिल किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया की बात करते हैं। खेलो इंडिया, ये खेलो इंडिया गेम की शुरुआत 2018 से हुई थी, लेकिन खेलो इंडिया गेम्स के कई पार्ट्स आगे चलकर बनाए गए। तो खेलो इंडिया यूथ गेम इसी से निकला, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम निकला, खेलो इंडिया बीच गेम निकला इसी में से, खेलो इंडिया हॉकी गेम्स निकला इसी में से, है ना, खेलो इंडिया विंटर गेम्स निकला इसी में से। तो ये इसी के इवेंट्स हैं। तो अभी ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का ये 5वां संस्करण है, ठीक है, राजस्थान में जो कि होगा। हाल ही में किसको एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो एसोचैम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में, किसे? निर्मल कुमार मिंडा को। निर्मल कुमार मिंडा आपको यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए, वेलकम न्यू लीडरशिप, एसोचैम ने ये पोस्ट किया हुआ है, फेसबुक पर इन्होंने पोस्ट किया था। ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम रह भी चुके हैं और अभी इनको नियुक्त कर दिया गया है इसका अध्यक्ष भी, ठीक है। ये यूनो मिंडा ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, संजय नायर का स्थान लेंगे, अब ये बनेंगे नए अध्यक्ष। इसके अलावा अमिताभ चौधरी जो कि एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ भी हैं, और इनको अब नया वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। मतलब अब ये नए वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे और अध्यक्ष होंगे निर्मल कुमार मिंडा। एसोचैम जो है 1920 में स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, अक्टूबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी? सुप्रीम कोर्ट कमेटी की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य ये बन गई हैं अक्कई पद्मशाली। अक्कई पद्मशाली आपको यहाँ पर देख रहे हैं, ये ट्रांसजेंडर है, और ट्रांसजेंडर मतलब जो अपना जेंडर चेंज कराया हुआ होता है। तो अक्कई पद्मशाली ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर हो गए हैं पर्सन फ्रॉम कर्नाटका, कर्नाटक से हैं, टू बी पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल। तो इसकी ये बन गए हैं। अब ये समिति जो है ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति का मसौदा तैयार करने में काम करता है। इसका उद्देश्य है कि उनके अधिकारों की रक्षा किया जाए, कैसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी काम करती है, उनको कैसे उनको राइट्स दिलाए जाएं, इस पर ये काम करती है। यह निर्णय ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर होता है। अब इसी कमेटी ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरा लिंग के रूप में, थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता भी दी थी, ठीक है, याद हो अगर आपको। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति आशा मेनन, ये रिटायर्ड जस्टिस हैं आशा मेनन, ठीक है। तो ये ट्रांसजेंडर आधिकारिक कार्यकर्ता बन गए हैं अक्कई पद्मशाली, कर्नाटक से हैं, मैंने आपको बताया। चीन के नानजिंग में आयोजित हुआ तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2025, इसमें कांस्य पदक जीत करके पहली बार कोई सभी मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज कौन बन गई? तो महिला कंपाउंड में अभी तक कोई भी मेडल भारत को नहीं मिला था, पहली बार मेडल मिला है, और वो मेडल है कांस्य, मतलब कि थर्ड नंबर का मेडल है, लेकिन पोडियम फिनिश हुआ है, मतलब पोडियम पर स्थान बनाने में कामयाब रही हैं। नाम क्या है इनका? नाम है ज्योति सुरेखा वेन्नम। अब देखिए आर्टिकल, ज्योति सुरेखा बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू मेडल इन आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल। तो आर्चरी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? चीन के नानजिंग में 18 अक्टूबर को। तो इन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया, पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज बन गई हैं। हालांकि इन्होंने जीता कांस्य पदक, ठीक है ना। चलिए अगला, अक्टूबर 2025 में अयोध्या में लगभग कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो हर साल अयोध्या में रिकॉर्ड बनता है और हर साल ये अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता है। अयोध्या दीपोत्सव में इस बार 26.17 लाख द्वीप जले, और इतने द्वीप जल करके बना एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। वैसे 2 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं, 2 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको याद रखने हैं, लेकिन पहला तो यही है कि सबसे ज़्यादा द्वीप जलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस बार 9वां दीपोत्सव था। तो 9वां दीपोत्सव था, शुरुआत कब से हुई? शुरुआत इसकी 2017 से हुई थी, ठीक है ना।
तो 2017 से 2025 में इस बार ये 9वां दीपोत्सव था। 56 घाटों पर दिए जलाए गए। कुल 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं, एक तो सबसे ज़्यादा दिया जलाने का, दूसरा सबसे बड़ी महाआरती का। एक साथ महाआरती हुई और ये सबसे बड़ी महाआरती थी जिसमें 2128 वेद विशेषज्ञ ने सरयू नदी के तट पर एक साथ किया है महाआरती। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी। ठीक है, सरयू नदी वही है जो आगे शारदा नदी के नाम से जानी जाती है, इधर आगे चल करके उसे सरयू नदी कहते हैं। ठीक, इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना? तो इच्छा मृत्यु इसको वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है अभी उरुग्वे। उरुग्वे ने एक डिसीजन लिया है, इन्होंने कहा है भाई मरना चाहते हो जाओ मरो, है ना। उरुग्वे बिकेम द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू लीगलाइज इथानेसिया। अगर कोई खुद से स्वयं से इच्छा मृत्यु प्राप्त करना चाहता है तो वो अब मर सकता है। उरुग्वे जो है ये अप्रूवल दे दिया है। दुनिया भर में बहुत सारे देशों ने ये अभी तक कर दिया है लागू। स्विट्जरलैंड जिसने मशीन बनाई थी इच्छा मृत्यु के लिए, जाना है तो आप जाइए बैठिए वहाँ पर, तुरंत 24 घंटे में स्वर्ग का सफ़र कराएगी। खैर, उरुग्वे अब एक और देश हो गया, लेकिन ये लैटिन अमेरिका का पहला देश बना है। तो पहले तो आप समझो ये लैटिन अमेरिका कहाँ है। अच्छा, पहले आपको उरुग्वे बता दे रहा हूँ। मांटेवीडियो इसकी राजधानी होती है, पेसो उरुग्वे यहाँ की मुद्रा होती है और यमांडो ओरेसी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब देखो अन्य लैटिन अमेरिकी देशों में भी काम चल रहा है। कोलंबिया और इक्वाडोर अदालती फैसलों के जरिए इच्छा मृत्यु की अपराध मुक्त किया हुआ है, ना कि कानून बना करके। तो इन्होंने भी अपने यहाँ ऐसा कुछ सिस्टम किया है कि अदालत से परमिशन लेकर के इच्छा मृत्यु प्राप्त कर सकते हो। बात करते हैं हम लोग लैटिन अमेरिका की। तो लैटिन अमेरिका, आप अमेरिका कनाडा को छोड़ करके जो भी अमेरिकी महाद्वीप में देश हैं उन्हें कह सकते हो, है ना। मतलब आप अमेरिका कॉन्टिनेंट देखते हो तो 2 अमेरिका कॉन्टिनेंट देखते हो, एक नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, एक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 3 बड़े देश हैं, कनाडा, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। उनमें आप कनाडा और अमेरिका को छोड़ दो ऊपर वाला, तो जो मैक्सिको बचता है उसको भी ले लो और बाकी के जो नीचे के देश हैं ये सब आप ले लो। इन सभी को लैटिन अमेरिकी कंट्रीज कहते हैं। ठीक है, तो लैटिन अमेरिका कंट्री अगर पूछा जाए, जब भी कोई बात आए कि लैटिन अमेरिकी देश, पहला लैटिन अमेरिकी देश बना, तो आप ऐसे बता देंगे कि इन देशों में से कोई एक बना है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, यही दक्षिण अमेरिका का भी सबसे बड़ा देश है और वैसे भी लैटिन अमेरिका का भी सबसे बड़ा देश यही है। और उरुग्वे की बात करें कि उरुग्वे आपको कहाँ दिखेगा, तो ये दिखेगा उरुग्वे, यहाँ पराग्वे, यहाँ बोल्विया, यहाँ पेरू, अर्जेंटीना, चिली। ठीक है, ब्राज़ील, इक्वाडोर आपको यहाँ मिलेगा, कोलंबिया यहाँ मिलेगा। तो उरुग्वे की ही बात हो रही है। क्लियर है, समझ में आई बात। हाल ही में वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया, जो वास्तविक यानी कि रियल टाइम में बाढ़ का पूर्वानुमान करेगा कि बाढ़ आ रही है कि नहीं आ रही है। ये कर दिया है, सक्सेस पाया है चेन्नई ने। अब देखो, नई दिल्ली में तो बाढ़ आएगी नहीं, लखनऊ में तो बाढ़ आएगी नहीं, है ना। तो ये 2 ऑप्शन आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। ये 2 ही शहर जो हैं वो तटीय हैं। तो चेन्नई में जो बाढ़ आई है इसकी वास्तविक पुनर्निर्माण प्रणाली शुरू किया गया है चेन्नई के द्वारा, इंडियाज़ फर्स्ट रियल टाइम फ्लड फॉरकास्ट सिस्टम। ठीक है, और बाढ़ का मतलब ये नहीं कि नदी से छोटा मोटा बाढ़ आ जाए, 1-2 गांव डूब जाए, वो नहीं। जो समुद्री बाढ़ आती है या बड़े स्तर पर नदियों की बाढ़ आती है वहाँ पर उसकी बात की जा रही है। तो ये चेन्नई जो है ये SSRTFF और SDSS पूरी तरीके से लागू कर दिया है अपने यहाँ। 4974 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा चेन्नई और उसके आसपास के जिलों भी इसमें शामिल हैं, जिससे अगर बाढ़ आने वाला होगा तो ये पहले ही अलर्ट कर देगा। ठीक है, पूर्वानुमान कर देगा। 2 नदी उपबेसिन है, इस पर ही केंद्रित है, एक अड्यार नदी कूम नदी और कोस स्थलयार नदी कोवलम। तो ये दोनों नदियों से अगर पानी आता है, बाढ़ आती है, यहाँ पर अचानक से जल स्तर बढ़ता है, तो इसका पूर्वानुमान ये करेगा। चेन्नई आप जानते हो तमिलनाडु की राजधानी है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर युवा वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया? तो युवा वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम ये अभी शुरू किया है किसने? ब्रिटेन ने। ठीक है, तो ब्रिटेन और भारत मिल करके अब युवा वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम करेंगे।
ये रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन जी के नाम पर नाम रखा गया है, जो कि भारत के महान गणितज्ञ थे। आप सब जानते हो 22 दिसंबर को उनकी जयंती पर हम लोग राष्ट्रीय गणित दिवस भी मनाते हैं। तो उनके और इनके बीच में हुआ है। अच्छा, ये जो है भारतीय प्रतिभागी जो होंगे, युवा जो वैज्ञानिक में रिसर्च वगैरह करेंगे, ये लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंसेज यानी लिम्स में जा करके ये रिसर्च करेंगे। लिम्स एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो इस कार्यक्रम का नाम मैंने आपको बताया ही। श्रीनिवास रामानुजन जी और जीएच हार्डी, ये दोनों ही जो महान गणितज्ञ थे, ये एक साथ काम करते थे, रिसर्च करते थे 1913 में। तो इंग्लैंड में साथ मिलकर गणित में महत्वपूर्ण इन्होंने खोजें की थी दोनों ने, और इसको याद करते हुए भारत और इंग्लैंड ने मिलकर के ये चीज़ शुरू किया है। अब ब्रिटेन की बात आई है तो आपको याद होगा, यहाँ यूके लिखा हुआ है। यूके मतलब आप देखिए, ब्रिटेन में और यूके में क्या फ़र्क है। ब्रिटेन मतलब कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, अगर केवल इसी तीन की बात की जाए तो हुआ ब्रिटेन। अगर नॉर्दर्न आयरलैंड को भी इसमें ऐड कर दिए तो हुआ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी ब्रिटेन और भारत के बीच में एफटीए साइन हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है ना। ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर अभी भारत विजिट पर भी आए थे और फिर से मेगा डील करके गए यहाँ से, ठीक है। कई क्षेत्रों में डील हुई है, मैंने इस पर आपको वीडियो भी दी थी। अगला, ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टार्लिंग होती है। कीर स्टारमर इसके प्रधानमंत्री बताया है मैंने। इंग्लैंड राजधानी, लंदन राजधानी है। भारत ने फिडे विश्व कप 2025 का लोगो और सॉन्ग जारी किया है। इस सॉन्ग को किस प्रसिद्ध सिंगर ने गाया है। तो फिडे विश्व कप 2025 इसको गाया है किसने, इसको गाया है दलेर मेहदी ने। दलेर मेहदी आप जानते हो एक बहुत ही फेमस सिंगर हैं, इन्होंने इसे गाया हुआ है। गोवा में आयोजित हुआ एक कार्यक्रम, उसमें जारी किया गया ये फिडे विश्व कप का गाना। ये ऑफिशियल थीम सॉन्ग है और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद थे। यहाँ पर ये करेंगे आयोजन। गोवा में आयोजन करने जा रहा है, 23 वर्षों के बाद भारत में वापसी कर रहा है फिडे विश्व कप 2025। फिडे विश्व कप किसका होता है, फिडे या फाइड विश्व कप, ये होता है चेस के लिए, शतरंज के लिए, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना, वो फीफा है जो आप दिमाग में सोच रहे हो, तो फीफा और फिडे में अंतर है, ठीक है। खैर, लोगो और गाना ये लाया गया है। 82 दोस्तों के 206 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। उम्मीद है भारत इसका विजेता बनकर उभरे। खैर, एक चीज़ और याद रखना, अभी कुछ दिन पहले ही विमेंस वर्ल्ड कप के बारे में मैंने आपको बताया था कि विमेंस वर्ल्ड कप जो है ये भी भारत में आयोजित हो रहा है। भारत और श्रीलंका मिलकर के मेज़बानी कर रहा है। इसका भी ऑफिशियल सॉन्ग आया था। ऑफिशियल सॉन्ग था ब्रिंग इट होम। उस ब्रिंग इट होम को किसने गाया था, तो विमेंस वर्ल्ड कप में लिख दे रहा हूँ, इसको गाया था ब्रिंग इट होम को श्रेया घोषाल ने। याद रहेगा, चलिए, ब्रिंग इट होम। तो ये थे साथियों आज के दिन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैंने आपको जैसे कि बताया था, धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन आपको पिछला वाला जो छूटा है सब कवर करा लिए जाएंगे। जैसे आज 2-3-4 क्वेश्चन आज कवर कराए गए हैं, जो भी चीज़ें छूटी हैं वो सब पीछे कवर करा ली जाएंगे। छूटी क्या है, मतलब दिवाली में उतना ज़्यादा अपडेट आता नहीं है, 2-4 क्वेश्चन आते हैं समय समय पर, तो उसके लिए अलग से वीडियो इसीलिए नहीं बनाई जा सकती। इसीलिए आपको आगे आने वाले दिनों में वो सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल। बाकी आप जाइए, दिवाली धमाका ऑफर का फ़ायदा उठा लीजिए, नहीं तो कल से घबराना पड़ जाएगा, क्योंकि कल से दोबारा ऐसा मौका मिलेगा नहीं। हमारी जो भी ई बुक्स हैं, देखिए इतना कम प्राइजेस पर हुई हैं, कल से इसके दाम 70% से तक बढ़ जाएंगे, और जो भी कोर्सेज हैं उसमें 84% तक के प्राइजेस बढ़ जाएंगे। कल मैंने आपसे पूछा था कि विवेक मेनन ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो विवेक मेनन ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है इंडियन मैमल्स। बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर जिला सबसे अधिक प्रभावित नक्सली जिला हैं। कहाँ आते हैं, ये तीनों जिले आते हैं छत्तीसगढ़ के, ठीक है। आज आपको क्या बताना है कि किस खेल ट्रॉफी को राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। कल की वीडियो देखोगे तो आंसर कर ही लोगे, आज की भी अगर वन लाइनर शुरुआत में ध्यान से देखे होगे तब भी आप आंसर कर ले जाओगे। किस प्रसिद्ध गायक को मद्रास का मिजार्ट कहा जाता है, बताइए कमेंट करके। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल्स जरूर आंसर करना। दोनों क्वेश्चन कल की वीडियो से लिए गए हैं, तो कल की भी वीडियो देखना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।